हमें आज करना है सीसेट। ठीक है, सीसेट में आपका मेरे साथ जो रहेगा वो मेनली कॉम्प्रिहेंशन वाला क्षेत्र है। कॉम्प्रिहेंशन वाला, इसे क्या बोलते हैं? बोधगम्यता। आपके सिलेबस में लिखा होगा बोधगम्यता, ठीक है ना। और बात नहीं करेगा कोई, ठीक है। शोर इसमें है ना, शोर नहीं करना बिल्कुल भी, और रीजन आप समझ जाएंगे, है ना, क्यों नहीं करना शोर। चलिए, बोधगम्यता में देखिए एनालिसिस जो अभी तक का राइट ट्रेंड रहा है, वो एक समय पर ऐसा होता था कि जाता था ये कुछ 30 से ऊपर, मोर देन 30, है ना, इससे ऊपर चला जाता था। लेकिन अभी लगभग 25 या 26, लास्ट ईयर 26 क्वेश्चन आए यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन से। सीसेट पे टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 80। हाँ, 80 प्रश्न होते हैं लगभग, जिसमें से लास्ट ईयर का अगर देखा जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर का लगभग 35 क्वेश्चन उधर में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से होते हैं। यानी आप लगभग हाफ वेटेज किधर रहेगा? एनालिटिकल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। देखिए, सीसेट के साथ सबसे बड़ी एक बेसिक चीज समझ लीजिए आप लोग कि कितने लोगों को, पहले हमें ये बताइए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कभी या मैथमेटिक्स कभी आपका बैकग्राउंड रहा ही नहीं, इंटर हाई स्कूल के बाद से कभी मैथमेटिक्स नहीं। कॉन्फिडेंस से हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपके पास मैथमेटिक्स नहीं रही, हाँ ठीक है। कितने लोगों के पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रही है किसी तरीके से, इंटर या फिर ग्रेजुएशन तक, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, बातें देखिए, एक चीज आपको हमेशा परेशान करेगी कि सीसेट है तो हमें मैथमेटिक्स में निपुण होना चाहिए, हमें स्कॉलर होना चाहिए मैथमेटिक्स में। लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। यानी लगभग 66.5 या 67 नंबर आप ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का। तो अगर नेगेटिव मार्किंग और एक रेशियो लेकर चले, जो मोटा रेशियो अगर लेकर चले कि 50 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, 50-55 क्वेश्चन, तो एक सेफ जोन में हो सकते हैं पढ़ने के बाद। ये नहीं कि तुक्के मार के आ गए 50 प्रश्न, उसमें एक रेशियो रहता है कि हाँ, आपने 30 से ज्यादा लगभग 35 प्रश्न बिल्कुल ही एक्यूरेट करे होंगे, है ना, या 40 के लगभग। तो अब आप अगर 35-40 क्वेश्चन पे सही जाना चाहते हैं तो ये 30 प्रश्न या 35 प्रश्न जो है बोधगम्यता के, एनालिटिकल एबिलिटी के 12 प्रश्न भी जोड़ लें, लगभग 40-45 के ऊपर, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि नहीं? मैथमेटिक्स जिनके पास नहीं है ना, तो हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम, बस उसी पैटर्न पे चलना है। अब क्या करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और हम कॉम्प्रिहेंशन करते करते एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि हाँ, यूपीएससी के हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इजी एसेज रहेंगे, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, और इजी रहेंगे वो भी कौन से, जो यूपीएससी में आए हुए हैं, ताकि आपको करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम ये पेपर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, कलम उठाना है और फटाफट आज लिखना शुरू करना है। एक पैराग्राफ लिखेंगे, ये 2022 में ही आया था, यहीं से शुरुआत करते हैं। जो पिछले वाले कर चुके हैं वो वाले हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब नए ऐड होंगे, नए ऐड। लिखिए, पहले आप पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। लिखिए, सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है। सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है। जिनके पास इंग्लिश है वो भी लिखेंगे, एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। पूर्ण विराम। यद्यपि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता, यद्यपि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता, कॉमा
और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। परिपाटियों मतलब सर? स्टैंडर्ड्स, मानक, परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। ये हो गया आपका छोटा सा एक आया था 2022 सभी प्रीलिम्स में आया था। अब देखिए इसका क्वेश्चन आता है, ये तो पैराग्राफ हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। उपयुक्त परिच्छेद या उपयुक्त गद्यांश जो भी लिखना चाहिए, उपयुक्त परिच्छेद से संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? अब नीचे कथन लिखिए। पहला कथन लिखिए, परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों का स्रोत है। परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों का स्रोत हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखिए, मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है, जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है, रिपीट नहीं करेगा कोई भी, फिर से ध्यान सुनिएगा। मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। ये दो स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन बनाइए। पहला ऑप्शन लिखिए, केवल एक, केवल दो। दूसरा ऑप्शन बनाइए, केवल दो। ऑप्शन ए था केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना ही एक ना ही दो। ना ही एक ना ही दो। तो देखिए, आपने पैराग्राफ पढ़ा ध्यान से? नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़िए। लिखा है, सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता है, नेचुरल नहीं है। ये यहां हमें आके मिलता है ना। सामाजिक अधिकार, कैसे उठना, कैसे बैठना, किधर जाना है, ये सामाजिक अधिकार कुछ होते हैं, और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए इसके कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो कि होते भी हैं, है ना। लेकिन लेखक इसी तरीके से कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है, परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों का स्रोत है, एक तो ये है, और दूसरा है कि अधिकारों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, केवल तभी किया जा सकता है जब तक एक सामाजिक व्यवस्था हो। ठीक है, बताएगा कोई? बताना चाहेगा इसमें आंसर? केवल वो सही है, दोनों सही है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए किसके लिए है? कौन कौन लगता है ऑप्शन ए सही है? हाँ तो उठाए फटाफट। स्टैंडर्ड्स, मानक, दोनों सही है। केवल ए वाले हाथ उठाए फटाफट। अभी मैं और पैराग्राफ कराने हैं, बताइए। केवल ए, केवल बी, वो सॉरी बी वाला, सी वाला बोलना नहीं है, सी, डी वाला किसी का नहीं है। ऑप्शन ए पे टिक कीजिए, केवल एक। देखिए
एक चीज हम आपको बताएंगे, अभी पैराग्राफ करते जाएंगे, अपने साथ करेंगे, कम से कम हम लोग 20 25 30 तो कर ही लेंगे। और आप एक चीज एनालिसिस करके पता चलेगी आपको खुद कि जहां पर ये एब्सोल्यूट बात की जा रही है, या तो केवल इस पैराग्राफ में मेंशन हो तब तो ठीक है, एब्सोल्यूट बात वाली जितनी भी चीजें होंगी वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए आई हुई है। और आप देखेंगे अभी पैराग्राफ करेंगे आपको दिखेगा सारे ही केवल वाले जितने स्टेटमेंट है सारे गलत होते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये फंडामेंटल रूल है इसका कॉम्प्रिहेंशन का। या केवल मेंशन है पैराग्राफ में कहीं पे तब तो ठीक है, आप हूबहू उठा के टिक करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा दूसरा गलत हो गया तो बचा एक, और वो दिया भी है, परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों का स्रोत है, ये बोला भी गया है, आप पढ़ेंगे उसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला पैराग्राफ लिखिए, इससे एक ही प्रश्न आया था। अगला पैराग्राफ लिखिए, दूसरा लिखिए, पिछली 2 या 3, नया पैराग्राफ लिखिए, पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्तियों की, पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्तियों की सतत बढ़ती हुई संख्या, सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्यों की तरह नहीं, सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्यों की तरह नहीं, वरन 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 जानते हैं ना अभी दुकान है, बल्कि वरन केवल कामगारों की तरह, केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है। सतत बढ़ती हुई जनसंख्या मनुष्यों की तरह नहीं, वरन केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है। पूर्ण विराम। अत्यधिक मात्रा में श्रम करना, अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में, आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। पूर्ण विराम। अत्यधिक मात्रा में क्या लिखा था आपने? हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है लिखा था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कॉमा लगा के आगे लिखिए, इसी के आगे नियम बन गया के आगे लिखिएगा। जिसका परिणाम यह हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती। आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती। पूर्ण विराम। वह अपने थोड़े से अवकाश समय, वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। पूर्ण विराम। वह मनन करना नहीं चाहता। वह मनन करना, मनन थिंकिंग, सोचना,
विचार करना, वह मनन करना नहीं चाहता है, कौमा, या यदि वह चाहे तो, यदि वह चाहे तो कर भी नहीं सकता, यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता, कर भी नहीं पाता। पूर्ण विराम। वह तलाश करता है, वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की नहीं, पर आत्मोन्नति की नहीं। वह तलाश करता है पर आत्मोन्नति की नहीं, बल्कि आत्मोन्नति लिखना है, आत्मोन्नति की नहीं, बता देना। हाँ, वह तलाश करता है पर आत्मोन्नति की नहीं, बल्कि मनोरंजन की, बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और सामान्य गतिविधियों को भूल जाए, और सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इसलिए हमारे युग की, इसलिए हमारे युग की तथाकथित संस्कृति नाट्य कला की अपेक्षा चलचित्र पर, नाट्य कला की अपेक्षा चलचित्र पर, कॉमा, नाट्य कला की अपेक्षा चलचित्र पर, कॉमा, गंभीर साहित्य की अपेक्षा, गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार पत्रों पर, समाचार पत्रों पर मत लिखिएगा, कॉमा लगाइएगा, समाचार पत्रों, कॉमा, पत्रिकाओं और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित है, अधिक आधारित है। कितने लोगों ने लिखते समय ध्यान से पढ़ा? नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ो फटाफट प्रश्न कर। बोलना नहीं, आराम से। पढ़िए पढ़िए। चलिए, हो गया होगा, इतना टाइम काफी पढ़ने में। प्रश्न लीजिए पहला। यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि, यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि, पहला ऑप्शन लिखिए ABCD, इसमें 4 ऑप्शन है सर, ABCD करके कथन लिखने हैं। ए ऑप्शन लिखिए, मनुष्य को
कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दूसरा लिखिए ऑप्शन बी, हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई, हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। अत्यधिक कार्य तनाव है। सी ऑप्शन लिखिए, मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। डी ऑप्शन लिखिए, मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान, मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन, इसके आंसर्स करेंगे एक साथ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि डैश लगा दिए। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि ऑप्शन ए लिखिए, वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी, उसके पास इसके लिए समय नहीं है। उसके पास इसके लिए समय नहीं है। सी ऑप्शन लिखिए, उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है। विभ्रमित कर दिया है। लास्ट ऑप्शन लिखिए, उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है। और वह मानसिक रूप से खाली है। देखिए ध्यान से सुनिए, पैराग्राफ जो आपने लिखा है वो बेसिकली इस बात पे है कि मनुष्य जो है काम करता है और एक इस तरीके से काम में फंसा हुआ है कि वो एक तरीके से आसान भाषा में समझा रहे हैं, भेड़ चाल में फंसा हुआ है। और जब उसे वक्त मिलता है तो वो ना कि वो चिंतन करे, मनन करे, किसी चीज पे विचार करे, अच्छी चीजों पे, वो ज्यादातर क्या करता है, मनोरंजन के साधन ढूंढने की कोशिश करता है। और ये मेट्रो सिटीज की बहुत बड़ी बिटर ट्रूथ है, बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए नेटफ्लिक्स, अमेजन सबसे ज्यादा हाइप पर जा रहे हैं, इनका टर्नओवर सबसे ज्यादा हाइप हो रहा है, क्योंकि जो वीकेंड्स होते हैं ना, उसमें ज्यादातर लोग मूवीज देखना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट करना पसंद करते हैं। और एक साइकिल, वो इसमें ये बताया गया, वो एक साइकिल में मनुष्य जीता रहता है और वो गहन चिंतन मनन नहीं करता है। और लास्ट में एक लाइन भी लिखी होगी कि वो बजाय इसके कि नाट्य कला के, वो चलचित्रों पर ज्यादा बिलीव करता है। नाट्य कला क्या करती थी, लोगों में एक चिंतन पैदा करती थी, है ना। और अब बजाय एक गहरे साहित्य के क्या कर रहा है, वो समाचार पत्र ज्यादा, टीवी न्यूज देख लेता है,
और फिल्टर्ड नॉलेज ले लेता है, चाहे वो अपराध कथाएं और एक और लिखा ऑप्शन, क्या लिखा तीसरा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, है ना, ये सब लिखा है। तो बेसिकली मनुष्य की साइकिल पर बताया गया किस तरीके का उसका दैनिक जीवन है। प्रश्न पे आते हैं, यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि, इसका मूल विचार परिच्छेद का क्या है? ऑप्शन देखिए, किसको पहला दूसरा तीसरा बताइए। ए किसे लग रहा है? किसी को नहीं। बी किसे लग रहा है? सी किसे लग रहा है? फटाफट बताइए। और डी, चलिए बी वाले फिर से हाथ उठाएं। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी पे टिक कीजिए। हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है, ठीक है। यहां एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी जिनको सी लगा होगा और ए पर भी कुछ हाथ उठे थे, ध्यान रखिए पैराग्राफ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसीलिए आपने ये बोला। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए बाद में। तीसरा देखिए, मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य में इतनी एबिलिटी नहीं कि वो मनन नहीं कर सकता। वो ये बता रहा है कि मनन तो कर सकता है लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है ना। तो तीसरा भी नहीं है। और वो आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता, क्या कहीं पर बोला गया कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता? नहीं बोला गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट आगे बढ़िए। मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, क्योंकि आत्मोन्नति सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना। एक मिनट रुक जाइए, हम पूछेंगे। ए ऑप्शन पे हाथ उठाइए, बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे, ठीक है सी ऑप्शन पे लगाइए फटाफट। देखिए मनुष्य सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो देखिए वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं बोला गया कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, कहीं पर भी नहीं, आप पैराग्राफ में कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। दूसरा है उसके पास इसके लिए समय नहीं है, समय है लेकिन वो सही सदुपयोग नहीं कर रहा, ऐसा बोला गया है। और लास्ट वाला क्या है, उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है। वो ये कह रहा है खाली नहीं है, वो मनोरंजन के साधन जुटा के अपने आप को व्यस्त कर लेता है ना। ये तो नहीं बोला गया है इसलिए मनोरंजन कर रहा है, ठीक है। अगला लिखिए 18 है वो क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लिखिए, जनांकिकीय लाभांश बताएंगे थोड़ा रुको तो, पैराग्राफ पूरा हो गया क्या? जनांकिकीय लाभांश, थोड़ा तो धैर्य रखो। जनांकिकीय लाभांश बताएंगे। का अवसर जो भारत में शुरू हो चुका है, जनांकिकीय लाभांश का अवसर जो भारत में शुरू हो चुका है और जिसके और कुछ दशकों तक चलने की संभावना है, शुरू हो चुका है और जिसके और कुछ दशकों तक चलने की संभावना है, कॉमा एक बहुत बड़ा संभावना समय है, एक बहुत बड़ा संभावना समय है, पूर्ण विराम। संभावना समय है यानी अपॉर्चुनिटी है, पूर्ण विराम। जनांकिकीय लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है, वृद्धि है, तेजी है।
कार्यकारी आयु में स्फीति है जिसका विलोमतः अर्थ है कि अतिवृद्ध उल्टा लिखना था, इसको वैसा लिखना था, अति युवा और अतिवृद्ध। पहले अति युवा लिखिए, अति युवा और अतिवृद्ध का सापेक्ष अनुपात अति युवा और अतिवृद्ध का सापेक्ष अनुपात, कॉमा, कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा, पूर्ण विराम। आयरलैंड और चीन के अनुभव में हम जानते हैं कि यह ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है, पूर्ण विराम। जनांकिकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने की होती है। जनांकिकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने की होती है, क्योंकि थोड़ा रोकेंगे यहां पर, पूरा पैराग्राफ आप देख रहे होंगे जनांकिकीय लाभांश के आसपास चल रहा है। जनांकिकीय लाभांश इकोनॉमी का एक टर्म होता है। इकोनॉमी आप लोग की क्लास हुई है सबकी? किनकी हो गई है? बताएं, जनांकिकीय लाभांश पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? बताएं सर। जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं तो सर जैसे युवाओं की संख्या ज्यादा होती है, उसे मतलब जो उनसे जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसको जनांकिकीय लाभांश, ठीक है। किसी देश की युवा जनसंख्या वहां का जनांकिकीय लाभांश कहलाती है, आसान भाषा में, ठीक है ना। यानी ऐसी जनसंख्या जो ज्यादा काम कर सकती है, ठीक है, उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या डिविडेंड? जनांकिकीय लाभांश। जनांकिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविडेंड तो लाभांश हो गया, पॉपुलेशन डिविडेंड, लेकिन पॉपुलेशन करेक्ट वर्ड नहीं है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि के बाद लिखिए, अभी याद आएगा बताएंगे। क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी आयु जनसंख्या, क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी आयु जनसंख्या ही मुख्य बचतकर्ता होती है। मुख्य बचतकर्ता होती है, पूर्ण विराम। और
चूंकि बचत दर समृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होती है। समृद्धि मतलब ग्रोथ। और चूंकि बचत दर समृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होती है, कॉमा इससे हमारी समृद्धि, कॉमा इससे हमारी समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। देखिए लेखक बात कैसे कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पे आएंगे तब देखेंगे। मदद मिलनी चाहिए, पूर्ण विराम। लास्ट लाइन लिखेंगे, तथापि जनांकिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। जनांकिकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणता पर निर्भर होते हैं, कि गुणता पर यानी गुणता पर निर्भर होते हैं, पूर्ण विराम। और इसका निहितार्थ है, इसमें अर्थ निहित है ये वाला, ठीक है। निहितार्थ मतलब इसमें मेंशन है, निहितार्थ है शिक्षा, कौशल, और इसका निहितार्थ है कि शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव पूंजी की महत्ता का स्मरण दिलाना, और मानव पूंजी की महत्ता का स्मरण दिलाना। प्रश्न लिखिए पहला प्रश्न लिखिए, जब जनांकिकीय लाभांश शुरू हो जाता है, पहला प्रश्न लिखिए, जब जनांकिकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होगा? निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होगा? होगा ऑब्लिक होंगे, मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं। होगा ऑब्लिक होंगे। ऑप्शन के स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न के स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे पहले वाले में किया था। पहला स्टेटमेंट लिखिए, निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। निरक्षर अनपढ़, निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी, या अशिक्षित समझ लीजिए, निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। दूसरा लिखिए स्टेटमेंट, अतिवृद्ध लिखिएगा, अतिवृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा, कुछ समय के लिए घटेगा। थर्ड लिखिए, जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी, शीघ्र स्थिर हो जाएगी। अब लिखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल नहीं, रुक जाइए, ऑप्शन ए बनाइए, एक और दो दोनों। ऑप्शन ए में लिखिए एक व दो दोनों।
ऑप्शन बी लिखिए केवल 2, ऑप्शन बी में लिखिए केवल 2, ऑप्शन सी में लिखिए 1 व 3, और ऑप्शन डी में लिखिए 1 2 3। पैराग्राफ लिखते समय ध्यान दिया था क्या लिख रहे हैं हम लोग? नहीं दिया तो फटाफट पढ़ के देखिए, फटाफट 2 मिनट में। चलिए हो गया, पढ़ लिया। देखिए पूछा गया है जब जनांकिकी लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होगा या होंगे, ये लिखा आपने। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? 1 और 2 दोनों, जिनको लगता है पहला और दूसरा है। चलिए छोड़िए, मैं ऑप्शन नहीं पूछता हूं। इसका सबसे अच्छा स्टेटमेंट जब भी आए, सबसे अच्छा तरीका है सबसे गलत स्टेटमेंट निकालिए पहले। इसमें सबसे आपको एकदम गलत स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है, आपको बताइए मुझे। पहला वाला एकदम गलत है, तो जहां जहां 1 आ रहा है उसको काट दीजिए फटाफट, ठीक है। हो गया, बी वाला आंसर हो गया। ये इसको कहते हैं एलिमेंट्री मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सॉरी, ठीक है ना। एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप से आ जाएगा। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी, कहीं पर लिखा है ऐसा? बिल्कुल नहीं। और थर्ड वाला भी पढ़िए आप, उसमें भी देखिए थर्ड वाला लिखा है जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी, कहीं पर नहीं लिखा है। जनसंख्या वृद्धि दर से कोई बात ही नहीं हो रही। वो ये कह रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो किस तरीके से लाभकारी हो सकता है, इसी पर पूरे में बात की गई है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोग समझ गए क्या होता है? किसी देश की युवा कार्यकारी शक्ति, जो बार बार आपने लिखा था, ठीक है। एक बार इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकीय लाभांश। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी में, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए, इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है? कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है? क्वेश्चन मार्क, निकाला जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। पहला स्टेटमेंट लिखिए इसमें, स्टेटमेंट जनांकिकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने, तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। अनिवार्य दशा है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, उच्च शिक्षा की उन्नति, उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए, किसी देश के लिए तेजी से
तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर, इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने, इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है, एक अनिवार्य दशा है। अब ऑप्शन बनाइए। पहला ऑप्शन लिखिए केवल एक, ऑप्शन ए लिखिए केवल एक, ऑप्शन बी लिखिए केवल दो, ऑप्शन सी लिखिए एक व दो दोनों, और ऑप्शन डी लिखिए ना तो एक ना तो दो। मैं आपको 50 सेकंड देता हूँ, आधा मिनट देता हूँ, फटाफट सोच बताइए। सर केवल ये होगा सर। अभी ये पूछा हमने, पढ़ लें तो बाकी रहो। चलिए बताइए, ऑप्शन ए के साथ कौन लोग, हाथ उठाइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले खुश हो जाइए, है ना, डी लगाइए। दोनों में ही अनिवार्य लगाया गया है, आप पहले ही देख सकते हैं। केवल अनिवार्य ये कहीं पर नहीं है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, एब्सोल्यूट वर्ड कहीं पर यूज नहीं है। अनिवार्य दशा है, ऐसा ही होगा तब जनांगी की लाभांश किसी तरीके से कुछ करेगा। शिक्षा हो तो ये होना अनिवार्य है, कहीं पर ऐसा लिखा है ना। अनिवार्य केवल, एब्सोल्यूट थिंग आप ढूंढे, अगर एब्सोल्यूट आपको कुछ मिल जाए तो इसका मतलब वो आपको फंसा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, नया लिखिए। हाँ दर्द हुए सबके, होने चाहिए, ठीक है। आप अच्छे रास्ते में, ये मेरा जानने का तरीका है कि आप सही रास्ते में। अगला लिखिए, अनुसंधान को, अब थोड़ी स्पीड हल्के कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। पूर्ण विराम। समकालीन विश्वविद्यालयों कंटेम्परेरी यूनिवर्सिटीज, समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान मतलब रिसर्च, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, कॉमा, न केवल उन मामलों में, कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम नहीं, कॉमा, न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है, बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकारी विषयों में भी, पूर्ण विराम। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता, कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता।
पूर्ण विराम। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, जिसमें इंटेलिजेंस का यूज ना किया गया हो, बुद्धि ना लगाई गई हो, अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषक के लिए उसके परिणाम महत्व के हों या महत्वपूर्ण हों, जो प्रेरणाहीन मतलब मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यीकरण के आधार के रूप में, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकें, पूर्ण विराम। किंतु जहां अनुसंधान मौलिक नहीं है, मौलिक मतलब अपनी प्रकृति में फंडामेंटल होना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मौलिक है ना, ओरिजिनल होना, मौलिक होना, मौलिक क्या बोला था, मौलिक नहीं है, और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहां इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है, साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है कि यह पूरा कार्य निरर्थक बनकर रह जाए,
मीनिंगलेस। हाँ, निरर्थक, मीनिंगलेस। चलो फिर कर लो ऐसे से। हाँ? चलो पढ़ लो तब तक, है ना? आप भी ऐसे हो जाएंगे। देते हो 2 मिनट का टाइम, मेरी गाड़ी 2 मिनट हो जाएगा, हम बंद करवा देंगे। आराम आराम मन में। पढ़ लिया? वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में आपने समझ लिया होगा। ठीक है, पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा, लेखक की पूर्व धारणा यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा यह है कि डैश, पूर्व धारणा परसेप्शन, पूर्व धारणा यह है कि डैश ए बी सी डी, 4 ऑप्शन लिखिए। ए ऑप्शन लिखिए, यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता। यह कभी कभी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। यह कभी भी, अगला तीसरा सी ऑप्शन, यह कभी भी कुछ ना कुछ, यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। और लास्ट ऑप्शन लिखिए, यह हमेशा ही, यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, बहुत मूल्यवान होता है। चलिए, ए ऑप्शन हाथ उठाएं या मैच कर लीजिए, थोड़ा सा देते हैं, आधा मिनट देते हैं, मैच कर लीजिए। इतना टाइम लगेगा पेपर में भी, आराम से लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए वाले हाथ उठाएं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। देखिए, पहला और लास्ट वाला, उसको काटने में आपको देर नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है ये कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता,
वैज्ञानिक रिसर्च उसमें बताया गया, ऐसा नहीं कि मूल्यवान नहीं होगा, हो सकता है कि आप बौद्धिकहीनता वाले कार्य करें लेकिन सदैव मूल्यवान ना हो, मूल्यहीन हो सकता है कभी कभी, लेकिन कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, यही बताया गया है। तो पहला वाला गलत है। लास्ट वाला क्या बता रहा है, ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है ना। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। और बी और सी में आप देख लीजिए, ये कहीं पर भी इसमें नहीं लिखा कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, ये जरूर बताया गया मूल्यहीन होता है, जिसका अर्थ निकलता है तीसरे वाले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का और लिखिए। लेखक के अनुसार, पैराग्राफ का थीम समझ गए थे ना, वैज्ञानिक रिसर्च को बता रहा था, विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, इस पर बात कर रहा है। और रिसर्च को बढ़ावा दीजिए, तो वो ये लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं कि रिसर्च कभी कभार क्या होती है, वैसे भी हो सकता है कई बार फेलियर हो उसमें, है ना, निरर्थक जाए, बेकार जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना। उसके कई एडवांटेज होते हैं, आपने लिखा होगा प्रतिभा वाले व्यक्ति उसका फायदा उठा सकते हैं, लास्ट में लाइन में आया था, है ना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में था। लास्ट क्वेश्चन इसका है ये दूसरा, लेखक के अनुसार डैश डैश लगा लीजिए। ऑप्शन ए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए, किसी प्रबुद्ध विद्वान अन्वेषक के लिए, स्कॉलर विद्वान प्रबुद्ध, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम, बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते, बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए, दूसरा ऑप्शन लिखिए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान, कोई भी अनुसंधान, कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। ऑप्शन सी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम, कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। ऑप्शन डी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम, कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए, हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है डी में, सारे प्रबुद्ध अन्वेषक हो गए। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, आप लोग मेजॉरिटी सही थी। देखिए, किसी भी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते, इसको थोड़ा स्टैंड बाय पे रखते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे, इसमें आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ी होगी। बी वाला लिखा है, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा महत्व, कोई भी, और हमेशा महत्व का होता है, एब्सोल्यूट बात कर रहा है, तो यानी इसको पहले निकाल देना है। लास्ट वाले पे आइए, इसमें भी लिखा होगा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ महत्व का और होना चाहिए, जैसा तो कुछ बोला नहीं उसने, है ना, ऐसा होना चाहिए,
है ना, ऐसा हो सकता है, इसमें बात कर रहा है। उसकी लैंग्वेज देखिए लेखक की, है ना। पहले और तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो भी सकता है, लेकिन देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। ये लाइन लिखी हुई है उसमें, पैराग्राफ में जाके देखिए, है ना, सेम यही लाइन लिखी है। और पहले वाले में क्या बोल रहा है, बहुत से अनुसंधान परिणाम, ऐसा कहीं नहीं बोला है। उसने कहा कि मल्टीपल रिसर्च आप करेंगे तो मल्टीपल रिसर्च आपके काम की होगा। उसने कहा कुछ हो सकता है कि आपके काम की हो, है ना। देखिए मेंस, जीएस मेंस आपका जो पेपर होता है, जीएस मेंस का, कोई बताएगा जीएस के पेपर जो होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं? एक पेपर जो होता है जीएस फर्स्ट पेपर कितने आवर्स का होगा? 3 या 2 घंटे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 आवर्स, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। कितने वर्ड्स में लिखना होता है एक क्वेश्चन? उसमें वर्ड्स आता है 200, 150 रेशियो रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम एक रेशियो निकालते हैं, चलिए 200 इंटू 20 करते हैं, कितना हो गया? 4000। आपको 3 घंटे में इतने शब्द लिखने हैं। अभी एक ही पेपर हुआ है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हाँ दर्द हुए, ये प्रैक्टिस अच्छी पड़ गई, आपको काम आएगी बाद में। इतनी कथा बताने का उद्देश्य यही था। हाँ दर्द हुए ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। और ये तो अभी ठीक है, आप लोग 1.5 घंटा कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप अगर सही तरीके से तैयारी करेंगे आपको 3 घंटे लिखने की आदत आनी चाहिए, और कंटिन्यूसली। और यहाँ पर क्या हो रहा है, विचार दूसरी तरफ से आ रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है क्या लिखना। वहां पर विचार भी आप पे ही होने चाहिए, और बीच में विचार नहीं आएंगे तो आप रुक जाएंगे, और जैसे ही रुकेंगे तो वहां पर 5 मिनट चले जाएंगे, और ये 5 मिनट हावी हो जाएगा लास्ट 2 प्रश्नों पे। और 1-1, 2-2 नंबर पे बहुत गंदी गंदी फाइट्स होती हैं, रैंक्स की फाइट हो जाती है, 50 रैंक पीछे पहुंच जाते हैं आप 5-5, 6 नंबरों से, ठीक है ना। तो आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो परेशानियां हो रही हैं ये आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। हम ये याद रखते हैं कि हम इसकी करवा रहे हैं, इसीलिए हम वही सारे काम करते हैं। डिटेलिंग ज्यादा होगी आपको, कभी कभार ये परेशानी आएगी लिखवा ज्यादा रहे, वो सब आपकी प्रैक्टिस का काम है ना। तो आप ये निश्चिंत रहिए, सही हाथों में। अगला एक और पैराग्राफ लिखिए। लिखिए, बाढ़ और सूखे की समस्या, बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान, ये छोटा सा ही है, बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, और तंत्र सिस्टम लचीला बन जाए, और तंत्र लचीला बन जाए, क्वेश्चन मार्क, लचीला बन जाए, क्वेश्चन मार्क। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु कॉमा जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह है कि भारत में 120 दिनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक 120 दिनों ब्रैकेट में जून से सितंबर तक ब्रैकेट क्लोज के दौरान अत्यधिक जल प्राप्त होता है,
अत्यधिक जल प्राप्त होता है और शेष अत्यधिक जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिन और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। यहाँ से दोबारा अत्यल्प अत्यल्प अति अल्प से बना है अत्यल्प, बहुत थोड़ा, इतना सा। अत्यल्प जल प्राप्त होता है पूर्ण विराम। जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाता है, कॉमा प्रबंधित और विनियमित किया जाता है ताकि वर्षा भर जल का उपभोग बना रहे, ताकि वर्ष भर जल का उपयोग उपभोग लिखिएगा, उपभोग बना रहे, कंजम्पशन उपभोग बना रहे। क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावहारिक तर्कसंगत और रैशनल तर्कसंगत और टिकाऊ, तर्कसंगत रैशनल बोलते हैं, ठीक है, और टिकाऊ सस्टेनेबल, क्या बोल रहे थे, टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित, आईना दिखाता है, शीशा दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। ABCD ऑप्शन लिखिए। पूरे देश में कंक्रीट की जिसे आप लोग कंक्रीट कहते हैं, है ना, कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों और नहरों का निर्माण करना, विशाल भंडारण टंकियों का निर्माण करना, हाँ, टंकियों और नहरों का निर्माण करना। ऑप्शन बी, फसल लेने के स्वरूपों और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना। ऑप्शन सी लिखिए। पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। लास्ट ऑप्शन लिखिए, बांधों और
जल भरों के जरिए जल भरों, जहां पर जल भरा हो, तालाब वाला जल भरों में ही आते हैं, जल भरों के जरिए, वाटर बॉडीज ऐसी जहां पर जल भरा रहे, जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडारण रखना, भंडारण रखना। 2 मिनट देते, पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर ढूंढिए। बात नहीं करेगा कोई? चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है, मेजॉरिटी सही है। बांधों और जल भरों का, ऑप्शन सी पे कुछ लोग एग्री कर रहे थे क्या? चलिए देखते हैं ऑप्शन सी। पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। देखिए, सुनिए सुनिए, हाँ आप बताएं क्या बोल रहे हैं? व्यावहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है सर पूरी। हाँ, प्रश्न को फिर से पढ़िए, इसीलिए आपका ऑप्शन सी गलत होगा। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है, बात नहीं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान, नदियों, सारी नदियों को आपस में जोड़ना व्यवहारिक है? पॉसिबल है? हमारा लक्ष्य है, नदी जोड़ो परियोजना चल रही है हमारी, लेकिन क्या पूरी तरीके से व्यवहारिक है? और क्या इस पूरे परिच्छेद में ऐसा कहीं पर दर्शा रहा है? ठीक है, तो इसीलिए लास्ट वाला होगा। पहला दूसरा वैसे भी कहीं पर नहीं दिखेगा, ना कृषि को चेंज करने की बात कर रहा है और ना कुछ ऐसा बता रहा है कि वो आप वो बनाइए, टैंक बना के रखिए। चलिए, कौन बोला था ये टाइम होगा? हाँ, चलिए चलिए रुक जाइए, पहला भी हो सकता है, ठीक है, डाउट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है, पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों और नहरों का निर्माण करना। पैराग्राफ आपने पढ़ा? पैराग्राफ की पहली लाइन फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ। बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। ठीक है ना? तो अब देखिए, आप जबरदस्ती नुकसान करवाने वाली बात करवा रहे हैं, ठीक है ना, है ना? और इसमें क्या हो रहा है, बांध हमारे पास है, हम डैम बनाते हैं और जल भर होते ही हैं, हम लोग क्या करना है, उसी को बस मेंटेन करना है। इसीलिए तालाब संरक्षण का प्रोग्राम चलता है। और शहरों में आपने देखा होगा, अभी यहाँ तो नहीं जाता, राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसका काम करता भी है कि वहां पर घरों में ऊपर क्या होता है, एक वाटर बॉडी टैंक बना होता है, जो पानी वर्षा का होता है, वो एक जगह से जाके पाइप में जाके एक स्टोर होता है, एक ढक्कन नुमा में, है ना, और उसी को फिर से रीयूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा तंत्र लचीला भी बने, खर्चा भी ना हो। ठीक है, आप ये नया कार्य पूरे देश में करवाएंगे अगर ये भंडारण टंकी, मतलब हम इसमें बता रहे हैं पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसमें जो बोला गया वही। ठीक है ना? एक बार घर पे जाके भी इसको पढ़ेंगे। वाकई में टाइम हो गया, अभी 10 मिनट है मुझे लग रहा है, मेरे में है ना? 15 मिनट है, 19 मिनट हुए। ठीक है, ठीक है, अभी है। एक पैराग्राफ करेंगे, एक ही क्वेश्चन वाला लास्ट है, और ये शायद 2022 का ही क्वेश्चन एक और बचा है ना? लास्ट है, इकोनॉमी बेस्ड है, लिखते हैं फटाफट, आराम से करेंगे, लास्ट ही करेंगे। लिखिए, किसी आर्थिक संगठन में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर
मिले तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ये वैसे भी लाइफ लॉन्ग के लिए भी अच्छा है, लर्निंग के लिए। तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है, बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है, कॉमा, और बौद्धिक गतिविधियों, ध्यान से लिखिएगा, बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये, और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियां रखने वाले लोगों को छोड़कर, बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियां रखने वाले, इंटरेस्ट, रुचियां रखने वाले लोगों को छोड़कर, कॉमा, मानव के लिए अधिक फुर्सत, मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है, पूर्ण विराम। अगर फुर्सत में जीने वाले, अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या, अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना हो तो, ध्यान दे जो बोर हो रहे पढ़ाई से, अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होना चाहिए। खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होना चाहिए, और आनंद लेने की दृष्टि से, और आनंद लेने की दृष्टि से तथा आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपादेयता, उपयोगिता, लिखवाना वही पड़ेगा जो आया है सब इसमें, उपयोगिता है ना, उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए, की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। प्रश्न लिखेंगे या पढ़ेंगे पहले? प्रश्न लिखिए पहले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के अंतर्गत, ऐसे लिखिएगा, इस परिच्छेद के अंतर्निहित अंतर्निहित स्वर को इंटरनल वॉइस, अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। लिखिए स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शन लिखिएगा ABCD करके। ऑप्शन ए, केवल शिक्षित जनसंख्या ही
आर्थिक प्रगति ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। ऑप्शन बी, सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। ऑप्शन बी, सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन सी, किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उनमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। ऑप्शन डी, मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। सृजन हो। पढ़िए, मैं देता हूं 2 मिनट आपको, फटाफट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ढूंढिए। 2 मिनट। बोलेगा नहीं आंसर कोई? पढ़ लिया पैराग्राफ? ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो क्या बात कह रहा है? मशीनों के उपयोग को जो लोग करते हैं, फिर वो फुर्सत की बात कभी करता है लेखक, कभी कह रहा है कि जिन जो ज़्यादा फुर्सत में रहते हैं उनको मशीनों का उपयोग आना चाहिए। मशीनों का उपयोग इसलिए भी नहीं कि उनकी फुर्सत खा जाए। समझ रहे हैं इस बात को, है ना? बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, है ना? हाँ, चलिए ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए अब आप लोग सही समझने लगे। सी है ऑप्शन, ठीक है ना इसका? ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी कोई भी बात
इससे रिलेट नहीं कर रही, ज़्यादातर लोगों का सही था। 2-3 लोगों ने शायद डी में उठाया, ए भी तो सबने उठाया नहीं, ये अच्छा है। आते आते एंड तक मुझे देखिए यहाँ पर खड़े होने का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम लोग को उसी दिन अच्छा लगता है जब इम्प्रूवमेंट दिख रहा होता है। और पहले पैराग्राफ से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक आप लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट आया, ये मुझे दिख रहा था, है ना। और इसके लिए बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही लगे रहें। और इसको जाके वापस से एक बार पढ़ेंगे। और ये सारे ही पैराग्राफ आईएएस में आए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले वो प्रीफर करें, ठीक है ना। मॉक टेस्ट वगैरह आप कभी दें, किसी भी पेपर के खरीदें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और किसी का कोई प्रश्न है, मैं यहाँ पर डेली कम से कम 10 मिनट रुकूंगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न, कोई परेशानी हो तो आके यहाँ पर पूछ लेगा आके। हाँ।